25 अप्रैल 2025 sepहर 4:45 प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी की टीम आपकी खिदमत में नाज़रीन हाजिर है। एक ताज़ा एडिशन के साथ हम सबका सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम अपने खिलाड़ियों को और उनकी कारकर्दगी को आपके सामने रखते हैं, लेकिन हम पर फ़र्ज़ आयद होता है जो हमारे वेटरन खिलाड़ी हैं, जो हमारे साबिक खिलाड़ी हैं, उनको भी हम याद करें। इस हफ्ते वादी में एक फॉर्मर प्लेयर का इंतकाल हो गया। उनकी काफ़ी खिदमात हैं अपने जो स्पोर्ट जो उनका था मुतल्लिका स्पोर्ट उसके तई, और वो एक मेंटोर थे, कोच थे बहुत सारे अपकमिंग खिलाड़ियों के, जिन्होंने बाद में J&K को रिप्रेजेंट किया नेशनल लेवल पे और बड़ी लेवल पे। तो कौन थे ये खिलाड़ी, ये आपको पता चलेगा अब से ज़रा देर बाद। एक ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अपने उस्ताद को याद करने के लिए। पूरी टीम उनको जो है खराज अकीदत पेश करती है। उनका इंतकाल हो गया इस हफ्ते। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। इस वक्त चलते हैं मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों कई तरह की खेल सरगर्मियां शद्दत से जारी है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ बैरून मुल्कों में भी खेलों के दौरान आजकल अपना लोहा मनवाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ रहा पूरे हफ्ते के दौरान इन खेलों में खास, किस टीम और खिलाड़ी को मिली जीत और किसे मिली हार, ऐसी तमाम खबरों पर मबनी है हमारा आज का लोकल राउंड अप आपके लिए तैयार। आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम जम्मू के गुलशन ग्राउंड में हुआ फर्स्ट बटालियन स्पोर्ट्स मीट 2025 का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज। इस मीट में जम्मू कश्मीर पुलिस से वाबस्ता 4000 से ज्यादा खिलाड़ी मुख्तलिफ खेलों में दिखा रहे हैं अपने जौहर। यह इवेंट कल शाम तक रहेगा जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा और बड़गाम में इन दिनों T20 के अलग अलग क्रिकेट टूर्नामेंट शद्दत है जारी, जिनमें मुकामी इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 24 टीमें कर रहे हैं शिरकत। यूरोप में कल 26 अप्रैल से मुनक्कद होने वाली स्पीड फेडरेशन कप 2025 में शिरकत करने के लिए जम्मू कश्मीर से उभरते यंग टैलेंटेड खिलाड़ी अर्प्रीत कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए रवाना। अर्प्रीत जम्मू कश्मीर से वाहिद खिलाड़ी है जो यूरोप में मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। हिमाचल प्रदेश में जारी 7वें मास्टर्स बैडमिंटन नेशनल गेम्स 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने 11 मेडल जीत लिए, जिसमें 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रोंज के मेडल है शामिल। इस तरह जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने मुल्क भर में तीसरा मुकाम किया हासिल। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत J&K पुलिस के ज़ेर एहतमाम कुलगाम में जारी बॉल खेलो इंडिया प्रोग्राम यूथ की नशा मुक्त भारत अभियान के तहत J&K पुलिस के ज़ेर एहतमाम कुलगाम में जारी वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2024-25 हुआ इख्तिताम पजीर। टूर्नामेंट में इलाके से वाबस्ता अंडर 16 और 19 एज ग्रुप्स के 16 वॉलीबॉल क्लब्स ने जोश के साथ की शिरकत। बिहार में अगले माह की 4 तारीख से मुनक्कद होने वाली 7वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025-26 में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से 20 खिलाड़ियों पर मबनी वॉलीबॉल खिलाड़ियों का दस्ता इन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए तैयार। इन गेम्स में मुल्क भर से वाबस्ता 5000 से ज्यादा खिलाड़ी करेंगे शिरकत। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम जम्मू और श्रीनगर में अंडर 19 वोमेन्स टैलेंट हंट क्रिकेट ट्रायल्स का अमल हुआ मुकम्मल, जिसके तहत पहले मरहले में जम्मू में ये अमल हुआ मुकम्मल और अब श्रीनगर में भी सिलेक्शन ट्रायल्स का अमल आने वाले दिनों में होगा शुरू। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत जम्मू के भगवती नगर में मुनक्कदा यूटी लेवल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024-25 हुई इख्तिताम पजीर। चैंपियनशिप में सुबह जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अलग अलग उम्र के 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर की शिरकत। J&K स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में जारी बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024-25 हुई इख्तिताम पजीर। चैंपियनशिप में जिला बांडीपुरा, हंदवाड़ा और मेजबान कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले 200 से ज्यादा डिफरेंट एज ग्रुप्स के खिलाड़ियों ने की शमूलियत। वादी से ताल्लुक रखने वाली बिल्किस मीर को चैना में 8 मई से मुनक्कद होने वाली एशियन कैनोई स्प्रिट चैंपियनशिप 2025 के लिए बतौर चीफ जज किया गया है नामजद। भारत से ये पहले खातून है जो इस इवेंट में बतौर जज मुल्क की नुमाइंदगी करेगी। नाज़रीन, ये था लोकल स्पोर्ट्स का राउंड अप।
हम इस वक्त डीडी कश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से आपसे लाइव मुखातिब हैं प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी लेकर, और आप ये प्रोग्राम यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। आप यूट्यूब पर डीडी कश चैनल पर जाइए, वहां पर प्ले लिस्ट में आपको खेल और खिलाड़ी के सभी एपिसोड्स मिलेंगे। जब भी आप चाहें आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंड अप के साथ। आईपीएल में कल आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स को एक हाई स्कोरिंग मैच में 11 रन से हराया। 206 रन के हदफ के ताकुब में राजस्थान रॉयल्स ने 9 विकेट पर 194 रन बनाए। आईपीएल में पॉइंट्स टेबल पर गुजरात टाइटंस 8 मैचेस में 12 पॉइंट्स और बेस्ट नेट रन रेट के साथ है अव्वल नंबर पर। पेरू के शहर लीमा में मुनक्किदा आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में भारत की शूटर्स की उम्दा कारकर्दगी हासिल किए। 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल। तीसरी पोजीशन पर किया भारत ने ओवरऑल टूर्नामेंट मुकम्मल। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 इवेंट 24 मई को होगा बेंगलुरु में मुनक्किद। भारत के डबल ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड एथलेटिक्स के अलावा एक निजी कॉर्पोरेट ग्रुप के हमरा किया है इस इवेंट का इनेकाद। मेंस जेवलिन के इवेंट होंगे मुनक्किद। भारत की खातून ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी की पुणे ग्रैंड प्री में उम्दा कारकर्दगी हासिल किया 8वां टाइटल। चीन की जू जियू के साथ हुआ एक सख्त मुकाबला और फिर कोनेरू ने टाई ब्रेक पर गोल्ड मेडल जीता। इंडियन चेस लवर्स अपबीट। जिम्बाब्वे ने मेजबान बांग्लादेश को सिलहेट में पहले टेस्ट में 3 विकेट से हराया। जिम्बाब्वे को मिला था चौथी इनिंग में 174 रन का टारगेट, जो उसने 7 विकेट खोकर हासिल किया। दूसरा टेस्ट 28 तारीख से चिटागोंग में खेला जाएगा बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के माबैन। चैंपियंस लीग के फर्स्ट लेग सेमीफाइनल्स का होगा अगले बुधवार से आगाज। आर्सेनल का मुकाबला होगा पेरिस सेंट जर्मान से लंदन में। 1 मई को बार्सिलोना अपने होम ग्राउंड पर इंटर मिलान के खिलाफ खेलेगी फर्स्ट लेग सेमीफाइनल। 7 और 8 मई को होंगे सेकंड लेग सेमीफाइनल्स। इस हफ्ते इंग्लिश प्रीमियरशिप में लिवरपूल बन सकता है लीग चैंपियन। रेड्स को चाहिए ईपीएल जीतने के लिए एक जीत। लेस्टर को हराया एक अहम मैच में लिवरपूल ने 1-0 से और कप जीतने के लिए खुद को एक बड़ा मौका दे दिया है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 2025 के समर सीजन में आइंदा महीने कर रही है जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ एक बड़े सीजन का आगाज। जिम्बाब्वे और इंग्लैंड 22 मई से नॉटिंघम में खेलेंगे वन ऑफ टेस्ट और उसके बाद इंग्लैंड और वेस्टइंडीज 29 मई से 3 ओडीआई की सीरीज का करेंगे आगाज। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन से कबल मुनक्किद होने वाले प्रेपरेटरी टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन से कर लिया विड्रॉ। ग्रॉइन इंजरी से जूझ रहे हैं अल्कराज। उधर लैटविया की येलेना ओस्टापेंको ने स्टुटगार्ट ओपन जीत लिया। फाइनल में अरेना सबलेंका को ओस्टापेंको ने हरा दिया। और आज एंजॉय कीजिए आईपीएल में सीएसके का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। दोनों ही टीमें चेन्नई में खेलेंगी और पॉइंट्स टेबल पर बॉटम पर है दोनों टीमें। दोनों ही टीमों ने 8-8 मैचेस खेले हैं, 2-2 जीते हैं, लेकिन 6-6 मैचेस हारे हैं और दोनों टीमों के पास 4-4 पॉइंट्स हैं। और अब नाजरीन प्रोग्राम का खास सेगमेंट है मेहमान से मुलाकात। तो कौन है मेहमान, ये जानते हैं बतवस्सुत रोशन ख्याल। दोस्तों, पिछले दिनों वादी के मायनाज गेंदबाज, कोच और क्यूरेटर अब्दुल कयूम खान दारे खानी से कूच कर गए। अब्दुल कयूम खान एक बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर थे जिनको अपनी स्पीड और अपनी स्विंग पर काफ़ी कंट्रोल था। अब्दुल कयूम खान की तारीफ न सिर्फ अपने किया करते थे लेकिन मुखालिफ बल्लेबाज भी उन्हें कद्र की निगाह से देखते थे। मेरे जहन में एक शेर आ रहा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और ये दीदावर ऐसा था जिसने क्रिकेट के चमन को रोशन कर दिया, एक ऐसी मशाल रोशन की जिससे हजारों मशालें रोशन होती रहेंगी। आज के प्रोग्राम में मरहूम अब्दुल कयूम खान की काबिलियत, उनकी कंट्रीब्यूशन और उन्हें खराज पेश करने के लिए हमने उन्हीं के एक शागिर्द समीउल्लाह बेग को मदऊ किया है। समीउल्लाह बेग अब्दुल कयूम मरहूम की यादगार के तौर पर और उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए आज हम आप जमा हुए हैं। हमारे मोहसिन थे, बहुत लोगों के मोहसिन थे। पहली बार अब्दुल कयूम साहब से आपने कब मुलाकात की और पहला तासुर क्या था आपका उनके तई बतौर कोच? देखिए, बहुत ही क्लोज रहे हैं वो। मैं उनके
वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट्स में से था. पहले ही दिन मुझे याद है 2002 में उन्होंने मुझे बुलवाया अपने ऑफिस, जो उनका यूनिवर्सिटी में वो कोच थे. उन्होंने मेरी बॉलिंग किसी क्लब मैच में देखी हुई थी, तो उन्होंने शाम को मुझे किसी के हाथ संदेश भेजा कि आप इमीडिएटली आ जाइए, मुझसे मिलिए. तो मुलाकात के पहले ही मिनट में उन्होंने कहा कि मैंने रणजी ट्रॉफी J&K से खेली है 17 साल, तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे आप मुझसे ज़्यादा खेलोगे. देखिए नज़र क्या थी, तो दूरअंदेशी क्या थी. ये वो उसको बोल रहे थे जिन्होंने बेयरली 2 क्लब मैच खेले थे या 3 क्लब मैच खेले थे, और कोई भी जूनियर क्रिकेट का कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, ना मैंने उससे पहले कुछ भी खेला था. सिर्फ एक स्पेल उन्होंने शायद मेरा बॉलिंग का देखा था इधर, एंड उस बुनियाद पे उन्होंने मुझे ये बोला कि आप मुझसे ज़्यादा खेलोगे, जो कि फिर अल्टीमेटली हुआ भी. मैंने 18 साल के करीब खेला. लेकिन उनकी वो बात मुझे, जब भी मैं डाउन होता था वो मुझे पिक करती थी कि उनका जो बिलीफ मेरी एबिलिटीज़ पे था वो बहुत ही मायने रखता था. जब भी इंसान का कोई भी जो स्लम्प आता है परफॉर्मेंस में, तो जो आपके कोच होते हैं वही आपको लिफ्ट करते हैं, और उनका जो अनपैरेलल बिलीफ होता है आपके ऊपर, आप फिर सोचते हो कि नहीं, इनको इतना बिलीफ है तो मुझ में सच में कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से फिर आप परफॉर्म कर पाते हैं. ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, उस एरा में या उससे पहले भी अब्दुल कयूम बगव साहब हों, इदरीस अहमद गंदरू साहब हों, आसिफ पीरज़ादा साहब हों, वो सब उनके शागिर्द रहे हैं. और फिर आबिद नबी, मैं, समीर अली, हुवैद, इकबाल, बहुत एक यंग टीम उन्होंने बनाई, और जिसने फिर आगे जाके उन सब लड़कों ने नेशनल रणजी ट्रॉफी में J&K के लिए बड़े सालों तक खेला. वो उसी एकेडमी से निकले जो उनकी यूनिवर्सिटी में एकेडमी थी. वहाँ पे वो हमको पूरे सुबह तकरीबन 12-1 बजे हमको बुलाते थे. पहले चाय वाय पिलाते थे अपने ऑफिस में बैठ के. उसके बाद 2 बजे से शाम के 6 बजे तक हमारा सेशन होता था. धूप हो, सर्दी हो, बारिश हो, हम दौड़ते रहते थे उस ग्राउंड में, और वो भी हमारे साथ. अब्दुल कयूम खान साहब ने अपने करियर में 1968 से जो करियर शुरू हुआ, कुल मिलाकर उन दिनों कम मैच खेलते थे. उन्होंने 16 मैच खेले हैं रणजी ट्रॉफी के, और 32 विकेटें ली उन्होंने. हालांकि ये 32 विकेटें और 16 साल उनकी काबिलियत की पूरी अक्कासी नहीं कर पाते, क्योंकि उन दिनों ऐसी सूरत हाल थी कि J&K की टीम मुखालिफ टीम को आउट भी नहीं कर पाती थी एक इनिंग्स में भी. तो 32 टीमें विकेटें लेना, और उन दिनों जो एवरेज थी विकेटें लेने की, J&K जो विकेटें लेता था उनमें से तकरीबन 35% विकेटें जो हैं वो कयूम साहब लेते थे. उसके बाद उन्होंने बहसीत खिलाड़ी शिफ्ट किया और बन गए कोच, और बहसीत कोच भी उनकी कारकर्दगी बहुत शानदार रही है. फास्ट बॉलिंग जब वो सिखाते थे आपको, मैंने भी ये फ़ख्र हासिल किया है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में हमको सिखाया है. मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी का कैप्टन था, तो हमारे साथ इदरीस गंदरू थे, परवेज़ काचरू थे, गुलाम मोहम्मद थे, बड़े बड़े खिलाड़ी जो रणजी ट्रॉफी में रहे हैं. तो उन दिनों फास्ट बॉलर के साथ दौड़ते थे, और जब तक वो बॉल रिलीज नहीं करता था उसके साथ दौड़ते दौड़ते उसको दिखाते थे कैसे रिलीज करना है, और इतना ज़्यादा एनकरेज करते थे. क्या आपके साथ भी ऐसा कोई वाक़या पेश आया है? बहुत. हमारा बैच थोड़ा नोटोरियस बैच था, एंड वी नीडेड अ स्ट्रिक्ट कोच लाइक हिम. ही वाज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विद ऑल ऑफ अस. हम लोग थोड़े से उन दिनों बचपने में थे, थोड़ा सा हम बहुत मस्तियां करते थे, कभी एब्सेंट भी रहते थे, कभी इधर उधर घूमते थे. बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन खराज अकीदत के तौर पर कुछ साबिक खिलाड़ियों के तासुरात सुनते हैं. एक्चुअली वो मेरे ही क्लब में खेलता था, तो बड़ा अनप्लेबल बॉलर था, बड़ा अनप्लेबल बॉलर. उसकी स्पीड भी काफ़ी थी. और ये एक मैं आपको बताऊं कि हमारे J&K में वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर जो प्रोड्यूस किया J&K. और उसकी एक चीज़ और भी थी, जो आप मुझे हंसी भी आएगी. उसकी बॉलिंग जो स्विंग बॉलिंग जो करता था ना, टू बी वेरी सिंसियर, जब तक उसे कोचिंग नहीं अटेंड की तब तक उसे पता नहीं था ये किस तरह स्विंग होती है, क्या होती है. नेचुरल था,
नेचुरल स्विंग, वो अल्लाह ताला की तरफ से उसको देन थी। तो आउट स्विंग तो इतनी शानदार आउट स्विंग करता था वो देखने के लायक होती थी। और बस यही इसका मतलब अनप्लेबल इन ए वे था। तो जब क्रिकेट हमने जो 1 लाख क्रिकेट रणजी ट्रॉफी का होता है वो हमने इकट्ठा ही खेला है। क्योंकि साहब मेरे क्लब में भी खेलता था और हम स्टेट भी इकट्ठे खेले हम, और उसकी कंट्रीब्यूशन बड़ी शानदार थी। एक मैं आपको बताऊं, J&K से नॉर्मली ऐसे पेस बॉलर निकले नहीं, मगर वो एक पेस बॉलर ऐसा था जिससे बाहर के प्लेयर भी डरते थे। देखिए बात सुनिए, मैं आपको एक चीज बताऊं जो कमेंडेबल है, वो ये है कि इस विकेट की जो उसने बनाई थी उसकी तारीफ बहुत हुई। ये कहने सब भी, कई ने मुझे पूछा भी कि भाई किसने बनाई है। आदमियों को यूँ पता था कोई बाहर का फॉरनर ही होगा जिसने बनाई है, मगर जब मैंने उनको बताया कि हमारा लोकल है इस तरह, तो वो हैरान हो गए, कह रहा था ये इतनी अच्छी विकेट बनाई है इसने। गावस्कर ने भी तारीफ की थी बड़ी। अब वो कह रहा था कि मुझे उसने अलग से ही कहा था ऐसे कि इसको हम कहीं अपने साथ ले जाएं। वो मैंने कहा ये जाएगा नहीं, इसका घर के माहौल ऐसे हैं, ये नहीं निकल सकता घर से बाहर। एज बॉलर एक क्लास, नो डाउट, एक क्लास अबाउट नॉर्मल था वो मतलब इतना हार्ड वर्कर था और इतना मेहनती और इतना जान मारता था बॉलिंग में। देखिए एक तो बड़ा तेज था, फास्ट बॉलर आपको पता है तेज होते हैं, वो किसी की सुनता भी नहीं था, तो हकीकत यही है। तो ये क्वालिटीज भी, मगर एक बात है कैरेक्टर बड़ा शानदार। यूम साहब के साथ मेरे बहुत सारे दिन गुजारे हैं आपस में। 78 से हम दोनों सिलेक्टर्स रहे, जो जूनियर सिलेक्टर्स रहे थे। 20 इयर्स कम से कम हमने इकट्ठे गुजारे हैं एज जूनियर सिलेक्टर्स। और उनको क्या कह रहा है, ऐसी स्विंग बॉलिंग तो कोई इस वक्त भी नहीं कोई कर सकता है, ऐसी स्विंग बॉलिंग जो वो कर रहे थे। कोचिंग तो उनको नए लड़के जो कैसे कोचिंग के बारे में वो कह सकते हैं। अब इकट्ठे खेले बहुत साल, कम से कम 20-25 साल हमने इकट्ठे क्रिकेट खेला है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी और लोकल क्रिकेट भी। और हमारे सिटी क्लब में भी खेलते थे, और सिटी क्लब के सेक्रेटरी बन चुके हैं। कोयूम साहब से हम 68 से जब मैं ट्रायल्स में बुलाया उन्होंने, मैं नॉर्थ स्कूल बॉयज के रणजी ट्रॉफी ट्रायल्स के लिए बुलाया था। उन दोनों उसी साल कोयूम साहब ने खेला रणजी ट्रॉफी, मैं ट्रायल्स पे आया था उन दिनों। वो तो बहुत अच्छे क्यूरेटर रह चुके हैं, JKCA के क्यूरेटर रहे हैं बहुत साल। बहुत अच्छी विकेट बनाई थी उन्होंने, फास्ट विकेट बनाई थी। तो गावस्कर ने विकेट, मैंने ऐसी फास्ट विकेट कभी नहीं देखी है। As a bowler, one of the best swing bowler J&K ever produced. और एज ए बॉलर, जैसे वो आपको तो पता होगा, आपने भी खेला उनके साथ, आप कीपर रह चुके हैं, कितनी स्विंग उनके हो रही थी। मतलब उस टाइम पे, जिस टाइम पे यहाँ पर किसी का स्विंग का वो पता नहीं था स्विंग होती क्या है। इन स्विंग आउट स्विंग जो भी उनके पास वेपन्स थे वो स्विंग के उनको मतलब रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। एज क्यूरेटर का तो क्या बोलना है कि मतलब 1983 में जब यहाँ पर वेस्ट इंडीज और इंडिया का मैच हुआ था, ही वॉज द क्यूरेटर ऑफ दैट विकेट, इंक्लूडिंग पजनू साहब। ये दो आदमी थे जब उन्होंने वो विकेट तैयार की थी। बहुत तेज विकेट थी, बहुत बड़ा मुश्किल था उन विकेट पे खेलना, क्योंकि मतलब इंडिया में वैसी विकेट मुश्किल से बनती है कहीं। उस टाइम पे वैसी विकेट बनाना विद लिटिल इक्विपमेंट, ये बड़े कमाल का उन्होंने यहाँ विकेट बनाई थी। तो एज ए कोच उन्होंने बड़े यहाँ पर खिलाड़ियों को निकाला है एज फास्ट बॉलर्स, जिसमें मैं मतलब जो कि मतलब जिन्होंने स्टेट रिप्रेजेंट किया है, उनमें निसार खांडे एक अच्छे बॉलर थे, समीउल्लाह बेग, अब्दुल कयूम, आसिफ पीरजादा, बड़े बड़े लड़कों को निकाला है। क्योंकि मतलब जो उनका मतलब जो फास्ट बॉलिंग का जो स्टैंडर्ड था ना, तब बहुत ऊपर था कयूम साहब का। कयूम साहब बहुत ही जबरदस्त फास्ट बॉलर थे, जो कि स्विंग में महारत रखते थे। वन ऑफ द वेरी फ्यू बॉलर्स इन कश्मीर जो एट विल इन स्विंग आउट स्विंग बोल के करते थे। तो मेरा उनके साथ क्रिकेटिंग जर्नी का बहुत अहम फेज रहा, बहुत अहम जर्नी रही मेरी उनके साथ। जबकि पहली बार ही मैंने उनको देखा, उनके खिलाफ खेला मैंने, वो सिटी क्लब से खेलते थे। तो हम अमर सिंह क्लब से, हम छोटे बच्चे थे, अमर सिंह क्लब से हमको चांस मिला खेलने के लिए। तो उन दोनों मुझे लगता है कि उनका जो कैरियर था टुवर्ड्स द एंड था। लेकिन जब मैं चूंकि मैं ओपनर था, वो ओपनिंग बॉलिंग करते थे, तो उनकी जो बॉलिंग मैंने देखी, उसमें जो मैंने स्पेस देखी, उनकी जो स्विंग देखी,
وہ دیکھ میں حیران ہو گیا. میرے لیے فرسٹ ٹائم ایسا ایکسپوجر تھا کہ اتنی اچھی بالنگ کو میں فیس کر پاؤں. انہوں نے مجھے پہلے ہی سال انٹر یونیورسٹی کے لیے کیمپ کے لیے بلایا. وہاں سے جو جرنی ہماری 4 سال کی 5 سال کی رہی، جس میں کہ ہم نے انٹر یونیورسٹی کے ٹورنامنٹس الگ الگ جگہوں پہ کھیلے اور اچھی پرفارمنس دی ان کے تحت. جہاں پہ ہمارے بہت سارے کوچنگ کیمپس لگے ان کے ساتھ، جموں میں، یہاں پہ انٹر یونیورسٹی میں حیدرآباد سے کوچ منگائے انہوں نے. تو ان کی جو نالج تھی کرکٹنگ اس میں ٹیکنیک میں، چاہے وہ بیٹنگ میں ہو یا اسپیشلی میں کہوں گا بالنگ میں ہو، وہ انپیرلل تھی. تو وہ انہوں نے جو ہمارا ایک گروپ ہوا کرتا تھا اس ٹائم، اس میں 5-10 لڑکے تھے، بالرز تھے، بیٹسمین تھے. تو ان سب کو انہوں نے اس ٹائم گروم کیا، مینٹور کیا، کوچ کیا. تو وہ سارے کے سارے لڑکے دے وینٹ آن ٹو پلے رانجی ٹرافی اور بڑا کرکٹ کھیلا انہوں نے. تو وہ صرف تب پاسبل ہوا جب ہم نے قیوم صاحب نے ہم کو کوچ کیا، انہیں مینٹور کیا. میرے لیے خاص کر بہت بڑا لاس ہے. تو میں ان کے ساتھ ایک خصوصی ایک رشتہ تھا ہمارا، ایک تعلق تھا ہمارا. تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے. قیوم صاحب کی وفات کی نیوز جب آئی تو بڑا دکھ ہوا. میں نے قیوم صاحب کے ساتھ ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں کام کیا ہے. میں ان کے ساتھ کرکٹ کھیلا ہوں، ان کے ساتھ میں نے ان کے اگینسٹ کھیلا ہے، ان کی ٹیم میں کھیلا ہے. وہ میری ٹیم کے مینیجر تھے، کوچ تھے، اور ایز ہیومن بینگ قیوم صاحب کو میں نے بہت ڈفرینٹ طریقوں سے دیکھا ہے. مجھے لگتا ہے ہمارے کشمیر کے ون آف دا گریٹسٹ فاسٹ بالرز وہ رہے ہیں، اور جو ان کی بال کی موومنٹ تھی دونوں سائڈ سے وہ بہت زیادہ تھی، بڑی اپریشیبل موومنٹ تھی. یہ اس زمانے کی بات ہے جب اتنی انکریجمنٹ نہیں تھی، جب ہماری اسٹیٹ میچز بھی بہت کم، 3-4 میچ کھیلتی تھی ٹوٹل پورے سیزن میں رانجی کے. کہتے ہیں کہ انہوں نے 32 وکٹ لیے ہیں 16 میچوں میں، مگر یہ کوئی 32 وکٹ اور 16 میچ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جب دوسری ٹیم آؤٹ ہی نہیں ہوتی تھی، جب دوسری ٹیم کو ہم آل آؤٹ کرتے نہیں تھے. 2 اننگ کھیلنے کی تو بات ہی نہیں تھی. اس زمانے میں مجھے لگتا ہے کہ قیوم صاحب نے یہ جو 32 وکٹ لیے ہیں، یہ کوئی اس وقت ٹوٹل جو JNK نے وکٹ لیے ہوں گے اس کا کم سے کم 30 سے 35% وکٹ ہوگا جو ان نے لیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ قیوم صاحب نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا. یہاں بہت سارے فاسٹ بالرز کو ان نے یہاں پر کوچ کیا، گائیڈ کیا. مجھے بذات خود ان نے بیٹنگ میں کافی ہیلپ کی تھی میرے کچھ اپنے شاٹس پرفیکٹ کرنے کے لیے. اور ہمیشہ میں نے دیکھا ان کو کہ پلیئروں کے ساتھ پلیئر کی طرح بیہیو کرنا، پلیئروں کے ساتھ پلیئر کی طرح میدان میں اترنا. فاسٹ بالرز کے ساتھ وہ رن اپ پورا دوڑتے تھے سکھانے کے لیے اس کو. فاسٹ بالر بال ڈیلیور کرتا تھا، وہ اس کو پورا رن اپ پہ دکھاتے تھے کیسے بال کرنی. قیوم صاحب ہمارے ساتھ جب کشمیر یونیورسٹی کی ٹیم الہ آباد گئی، جب ہم نے پہلی دفعہ کشمیر یونیورسٹی کی ٹیم وہ 3-day 2-day میچز کھیل کے سیمی فائنل میں پہنچی، وہ ہمارے کوچ تھے. اس وقت بھی ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھنے کو بڑا اچھا لگا، اور ساتھ میں جو ان کا پلیئروں کے ساتھ رویہ تھا وہ بہت اچھا تھا. پلیئروں کے ایک وقت یہ ہے کہ جب ہم تو یہاں سے نکلے تھے یہ سوچ کے کہ ہماری مینجمنٹ یہ سوچ کے نکلی تھی کہ یہ ایک پہلا میچ ان کا لکھنؤ کے ساتھ ہے، یہ ہار جائیں گے واپس آئیں گے، اس لیے بجٹ اسی حساب سے کیا گیا تھا. جب وہاں گیا، وہاں جب ہم مہینہ رہے، اب ہر دن میچ جیت رہے ہیں، آگے چل رہے ہیں، موسٹ پاپولر ٹیم ہو گئی. تو پھر قیوم صاحب کو ایک دن میں نے کہا کہ قیوم صاحب آپ پیسے کا کچھ ارینجمنٹ کریے، کیونکہ ابھی ہمارے 2 میچ باقی ہیں ہم جس حساب سے چل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تم پیسے کی پرواہ نہیں کرو، میں اپنی گڑی بیچوں گا جب تک پیسے آئیں گے، میں اپنے کپڑے بیچوں گا جب تک پیسے آئیں گے، مگر تم لوگ میچ جیتو. ایسے کوچ کہاں ملیں گے، ایسے مینیجرز ٹیموں کے کہاں ملیں گے. آج ان کی وفات کا سن کے بڑا دکھ ہوا. میں اور ان کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں، میرے سینئر تھے، میں ہمیشہ ان کی عزت کرتا تھا اسی وجہ سے کہ قیوم صاحب نے میری زندگی کے، میرے کرکٹ کے دور میں میری بھی بہت ہیلپ کی ہے. قیوم صاحب نہ صرف کشمیر کے کرکٹ کے ستون رہے ہیں، بلکہ ان کی شخصیت، تربیت اور قیادت نے سینکڑوں نوجوانوں کو خواب دکھانے میں اور ان کو حقیقت میں بدلنے کا حوصلہ دیا. ان کا جذبہ اور محنت اور خلوص آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے. وہ نہ صرف ایک کوچ، ایک سلیکٹر، بلکہ ایک رہنما، ایک استاد اور ایک مشعل راہ تھے. ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی، لیکن ان کی خدمات اور وراثت ہمیشہ ہمیں رہنمائی دیتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے.
آمین یا رب العالمین. سمیع اللہ صاحب، ابھی ہم نے دیکھا سابق کھلاڑیوں نے خراج عقیدت پیش کیا ہمارے محسن، ہمارے کوچ کو. مجھے یاد آتا ہے میں سٹی کلب کی طرف سے اوپنر تھا اور وکٹ کیپر تھا. قیوم صاحب ہیڈ آلریڈی پاسڈ ہز پرائم، ہی واز ناٹ پلئنگ. روف صاحب ہیڈ آلریڈی پاسڈ ہز پرائم. بٹ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا ہمارا کوئی بالر نہیں آیا، بیٹسمین نہیں آیا، قیوم صاحب کھیلتے تھے یا روف صاحب کھیلتے تھے. تو مجھے یاد ہے جس دن قیوم صاحب کھیلتے تھے میرے ہاتھ وکٹ کیپنگ کرتے کرتے سوج جاتے تھے، اور کئی بار یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا کہ میں دائیں طرف جاؤں آؤٹ سوئنگ ہوگی یا بائیں طرف جاؤں ان سوئنگ ہوگی، اور پیس بھی بہت زیادہ تھی. ایسا فاسٹ بولر اور ایسا دور جس نے آبیاری کی ہے اور نرچر کیا ہے نئی جنریشن کو، ان کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ بحیثیت کھلاڑی کیا آپ جیسی کھلاڑیوں کا یہ ذمہ نہیں ہے کہ آپ بھی اسی کے نقش قدم پر چلیں اور نئی جنریشن کو پیدا کریں؟ کوشش کر رہے ہیں ہم، لیکن ان کے لیول کو میچ کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ جو ان کا ڈیڈیکیشن تھا، وہ کمٹمنٹ ٹو دا اسپورٹ تھی، وہ ان میچبل. وہ کوئی بھی، مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی اس کو میچ نہیں کر سکتا ہے. ان کا لیول یہ تھا کہ ہمارا کیمپ 1 بجے یا 1:30 بجے سٹارٹ ہوتا تھا، وہ 11 بجے 11:30 بجے گراؤنڈ میں اویلیبل ہوتے تھے. ہم جب نکلتے تھے 5, 5:30 یا 6 بجے، تو وہ 7, 7:30 بجے تک وکٹ کو پریپیئر کرتے تھے. اگلے دن کا سوچتے تھے اگلے دن کو مجھے کیا ڈرلز کرانی ہے. اور یہ اس ٹائم کی بات ہے وین دیئر ور نو کوچنگ بکس، نہ کوئی کوچنگ مینولز تھے، نہ یوٹیوب تھا، نہ ہی ٹیلی ویژن کا اتنا بول بالا تھا. اینڈ دا اونلی سورس آف اے پلیئر ٹو گیٹ اینی سارٹ آف ہیلپ واز اے کوچ. تو وہ جو کوچ بولتے تھے ہم وہ منوان لیتے تھے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. ایک انسیڈنٹ مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں سٹارٹ کیا میں نے فاسٹ بالنگ، تو آئی واز آؤٹ اینڈ آؤٹ کوئک بالر، اینڈ میں ان سوئنگ بالنگ کرتا تھا. تو جیسے ہی میں نے کچھ دن نیٹس میں بالنگ کی، تو میری حساب سے میں بہت اچھی بالنگ کر رہا تھا، اینڈ نیٹ میں بھی زیادہ لوگ نہیں کھیل پاتے تھے، کچھ لوگوں کو لگ بھی جاتی تھی. تو فرام مائی سائڈ آئی تھاٹ دیٹ آئی ایم بالنگ ویری ویل. تو انہوں نے مجھے ایک دن لیا اپنے ساتھ، بولا جو ان سوئنگ بالرز ہوتے ہیں ان کی لائف بہت کم ہوتی ہے، وہ زیادہ سال تک نہیں کھیل پاتے. آئی وانٹ یو ٹو بیکم این آؤٹ سوئنگ بالر. اب میرا ایکشن ان سوئنگ، میرا باڈی جو فالو تھرو ہے وہ بھی ان سوئنگ کو ہیلپ کرتا تھا. مجھے سارا چینج کر کے آؤٹ سوئنگ بننا تھا. مجھے تو اپنے لیول پہ امپاسبل لگتا تھا. میں نے بہت کوشش کی، مہینہ بھر میں نے کوشش کی، نہیں ہو رہا تھا. پھر انہوں نے ایک دن جب وہ بھی تھک گئے مجھے بولتے بولتے، پھر انہوں نے کہا ذرا ادھر دو بال. وہ آئی تھنک ہی مسٹ ہیو بین اراؤنڈ، وہ اپنی 50s کے آس پاس تھے اس ٹائم. تو انہوں نے 2-4 قدم لیے اور اسی بال کو جو میں بالکل بھی کچھ نہیں کر پاتا تھا، انہوں نے پہلے ان سوئنگ کی اور اسی ایکشن میں آؤٹ سوئنگ کر کے دکھائی، اینڈ ہم سب لوگ سٹن تھے. اچھا، 1983 میں جب پہلی بار انڈیا اور ویسٹ انڈیز کا میچ ہوا، ون ڈے انٹرنیشنل، ورلڈ کپ جیت چکی تھی انڈیا اور یہاں آئی تھی ویسٹ انڈیز کے ساتھ، شیر کشمیر اسٹیڈیم میں میچ تھا. تو پچ بنانے کا معاملہ تھا، کہا کون بنائے گا، تو کیوریٹر بنے عبدالقیوم صاحب اور پجنو صاحب ساتھ تھے. انہوں نے جو پچ بنائی مجھے یاد ہے وہ، تو وہاں پر ویسلی ہال جو ان کے مینیجر تھے ویسٹ انڈیز کے، وہ آئے تھے. انہوں نے جو ہی پچ دیکھا تو اسمائل کرنے لگے. سنیل گواسکر آئے، انہوں نے کھیلا، انہوں نے کہا I've never seen when he played. I remember the first ball he faced, Andy Roberts were bowling, and Gavaskar nicked that ball into the hands of Viv Richards in the first slip, who dropped the catch. So Gavaskar said that I've never seen a leather ball traveling so fast. So قیوم صاحب کا نہ صرف ایک کھلاڑی کے طور پر، نہ صرف ایک کوچ کے طور پر، بلکہ ایک کیوریٹر کے طور پر ایک ایسا نام ہے جو ہمیشہ زندہ و جاوید رہے گا. انہوں نے بہت ساری اس کے بعد بھی، آئی ریممبر انہوں نے 2006-07 کے بعد بھی یہاں پہ کیوریٹر کا کام کیا، کیونکہ وہ میں نے جیسے ان کا کمٹمنٹ کا کوئی مقابلہ نہیں تھا ٹورڈز دا گیم. تو اور وہ میں چونکہ ان دنوں انجینئرنگ کر رہا تھا، تو انہوں نے مجھے خود سے ہی وہاں پہ پوچھا کہ آپ کا سوائل میکینکس کے وہاں پہ بکس ہوتی ہیں لیٹسٹ، وہ مجھے لا کے دو. اور وہ میں نے ان کو لا کے دی. وہاں سے وہ پڑھ کے آتے تھے اور پھر اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھتے تھے کہ مجھے کلے کنٹینٹ کتنا ڈالنا ہے، سینڈ کتنا ڈالنا ہے، نیچے گریول کتنا ڈالنا ہے. ہی واز کمپلیٹلی سائنٹیفک ان جو وہ میکنگ وکٹس. چلیے
بہت بہت شکریہ، آپ نے قیوم صاحب کے بارے میں بات کی، ہم نے کوشش کی خراج عقیدت پیش کرنے کی. ہمارا سلام مرحوم عبدالقیوم کے نام. اور دوستو اب پروگرام کے آخری حصے میں چلتے ہیں عمران گل کے پاس. ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی پوری ٹیم کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.